नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। यहां आपको बता दें कि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति बन रही है उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि आने वाले हालात किस तरह से होंगे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अतिक्रमण और सरकार के लिए गए फैसलों पर यह बड़ा बयान दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कुतुब मीनार परिसर की खुदाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर आई ये जानकारी कोरी अफवाह है और अभी तक कुतुब मीनार परिसर को खुदाई से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया है और ऐसी किसी भी अफवाह को मीडिया को हवा नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइकोनोग्राफी कराई जाएगी और अभी केंद्रीय मंत्री इन दावों को एक सिरे से नकारते नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की बात भी कही गई थी और साथ ही इस बात का दावा भी किया गया था कि खुदाई का फैसला लेने से पहले संस्कृति सचिव गोविंद मोहन की टीम ने कुतुब मीनार कैंपस का निरीक्षण भी कर लिया और मीडिया पर आई इन खबरों को लेकर उन्होंने कहा है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल इस पर कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं किया गया है। यह भी दावा किया गया कि निरीक्षण करने पहुंची टीम में एएसआई के 4 अधिकारी, 3 इतिहासकार और रिसर्चर मौजूद थे। साथ ही कुतुब मीनार में साल 1991 के बाद खुदाई नहीं हुई है और इस बात का भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अभी रिसर्च भी पेंडिंग है, जिसका फैसला लिया जाएगा। और राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के ओर से मरीज खुद 50 तरह की जांच खुद करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है राजस्थान से, जहां पर कियोस्क से मरीज खुद ही अब 50 तरह की जांच कर सकेंगे। दरअसल हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी मुहिम यहां पर सामने आई है, जहां पर राजस्थान में अब ये जांच खुद की जा सकेगी। कियोस्क सबसे पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में मिला है, जहां आपको बता दें कि अब एटीएम की तर्ज पर बनाया गया ये कियोस्क देश में ही विकसित किया गया है। साथ ही कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विजय सरदाना ने बताया कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन और सीएसआर फंड के तहत कियोस्क उपलब्ध कराया गया है और कियोस्क से आगे प्राइमरी स्तर की जांच खुद ही की जा सकेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कहा जा रहा है कि फिलहाल कियोस्क में 50 तरह की जांच शामिल की गई है। विजय सरदाना के मुताबिक मशीन चलाने की ट्रेनिंग कंपनी के प्रतिनिधि देंगे। कहा यह भी गया कि निश्चित तौर पर तकनीक आने वाले समय में मरीजों को इससे काफी लाभ हो सकेगा। इसकी वजह से अब लोगों को जांच करवाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। कियोस्क के माध्यम से जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी और अभी कियोस्क को स्थापित फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन डेवलप करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि कुछ ही दिनों में कोटा आकर कियोस्क को स्थापित करेंगे और स्थानीय चिकित्सकों को डेमो दिया जाएगा। और आप देख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले, आज पहला ही दिन है जहां विधानसभा सत्र में कार्यवाही जारी होगी, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उनकी चर्चा देश के कई अलग राज्यों में, कई अलग हिस्सों में भी की जा रही है और इसी लिहाज से विधानसभा सत्र का आज पहला दिन भी काफी अहम होने जा रहा है। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली खबरों की ओर। अयोध्या से खबर सामने आई है, जहां अयोध्या पर दौरा रद्द होने के बाद महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप पर कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले, अब हमारी माफी मांगने की बात क्यों की जा रही है। राज ठाकरे की हुई इस रैली में और उत्तर भारतीयों के अपमान मामले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी कहा कि मनसे ने उत्तर भारतीयों का केवल अपमान ही नहीं किया बल्कि दंगा फसाद कराने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें नहीं रोका अयोध्या जाने के लिए, जिसका मन करे वो जाए, लेकिन राम भूमि से आए, उत्तर भारत से आए लोगों को जिस तरह से मुंबई में प्रताड़ित किया जाता है और मनसे और राज ठाकरे के लोगों ने
जिस तरह से प्रताड़ित किया है, उस प्रताड़ना के खिलाफ हमने आवाज उठाई और उनसे माफी मांगने की मांग की गई है। संजय निरुपम ने आगे ये भी कहा कि अयोध्या आकर जिन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे पहले आप माफी मांगे। वहीं राज ठाकरे के पीछे बीजेपी की ताकत होने के सवाल पर संजय निरुपम ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे जो मुद्दे उठाते हैं, उसके पीछे महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर हटाने की बात करते ही नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई नेता बधाई देने पहुंच गए। और खबर कर्नलगंज और थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीमों से जुड़ी है, जहां उन्होंने बड़ी कामयाबी को हासिल करते हुए कुख्यात टाइगर गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां पर आधा दर्जन शातिर और कुख्यात बदमाशों के कब्जे से 2 दर्जन वाहन बरामद किए और बरामद किए गए वाहनों की कीमत 2 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। इस गैंग के सरगना का नाम विवेक पाल बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने शानदार सफलता हासिल करते हुए कुल 24 की संख्या में मोटरसाइकिलें बरामद करने वाले 2 थानों की पुलिस टीमों को 25,000 का इनाम दिया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वायनाड सांसद को अपने इटालियन चश्मे उतारने चाहिए और अरुणाचल प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पेमा खांडू द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखना चाहिए। बता दें कि अमित शाह ने यहां नामसाई जिले में करीब 1,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता पूछते हैं कि 8 साल में क्या हुआ। ये लोग आंखें बंद करके जाग रहे हैं। राहुल बाबा को अपने इटालियन चश्मा उतारकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछले 8 सालों में अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम किए गए हैं। पेमा खांडू और नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में जो काम किया है, वो बीते 50 सालों में भी नहीं हुआ। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर अरुणाचल प्रदेश गए थे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस बीच रविवार को अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में गोल्डन पगोड़ा का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद वो नामसाई में गए, जहां सुरक्षा और विकास की समीक्षा की गई। साथ ही सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेवा चयन बोर्ड, असम राइफल, सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के कर्मियों के साथ भी बातचीत की गई। और इस बीच प्रयागराज में सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन और एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 1000 की क्षमता वाले अटल प्रेक्षागृह में उपस्थित शिक्षार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए छात्रों को भी संबोधित किया है और कहा गया कि सकारात्मकता सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है, इसलिए अपने जीवन में भी कभी भी नकारात्मकता को स्थान ना दें और मन को कमजोर ना होने दें। साथ ही विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने भी कहा कि टैबलेट और स्मार्टफोन तकनीक की जानकारी में छात्र छात्राओं की मदद करेगा। उन्होंने छात्र और छात्राओं का आह्वान किया कि वो इसका सदुपयोग करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय अपने छात्र छात्राओं के उचित मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार है। खबर अब अयोध्या से है, जहां अयोध्या के दलाल जोत गांव से ये खबर सामने आई, जहां गांव के एक दबंग युवक ने अपने ट्रैक्टर से गांव के ही गरीब दलित परिवार का घर गिरा दिया। इसके बाद ट्रैक्टर से परिवार को कुचलने की भी कोशिश की गई, तो वहीं घर पर मौजूद महिलाओं से भी दबंगों ने अभद्रता की है। बता दें कि इस दलित परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद ट्रैक्टर और दबंग युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर है राजस्थान से, जहां अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली की जयरीन की जियारत को दौरान चोरी
हुए 20 लाख की पुश्तैनी ज्वेलरी बरामद करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उससे अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है और इस मामले का खुलासा करते हुए अजमेर के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया है कि एक हफ्ते पहले ही नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले मोइन कुरैशी अपनी पत्नी नसीम के साथ दरगाह जियारत के लिए आए थे। इसी दौरान दरगाह में भीड़भाड़ होने के चलते उन्होंने अपनी ज्वेलरी एक बैग में रख ली और अस्थाना शरीफत में जियारत के लिए पहुंचे, जहां उनका बैग चोरी हो गया। इसके बाद इस संबंध में दरगाह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी महिला की पहचान की। साथ ही टीम का गठन कर इस महिला की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र के अमरावती रवाना किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों से संवाद करते हुए महिला के घर तक जा पहुंचे, जहां पर चोर महिला सबीना को गिरफ्तार किया गया और साथ ही चोरी की गई ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया गया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 2024 चुनावों के लिए नफरत फैलाने का काम कर रही है। सभा सांसद ने कहा कि ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच नहीं है। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज क्यों रखी जाएगी जिससे किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को कोई मौका मिले। ये लोग जीतने के लिए नफरत और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम किसी भी हाल में डरेंगे नहीं। हमसे हमारी मस्जिद कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ हुआ है। उन्होंने अखिलेश और आजम खान के बीच रिश्ते को लेकर भी कहा कि अखिलेश यादव और आजम खान की जो मदद कर सकते थे वो मदद कर दी गई है और आजम खान पर दर्ज मुकदमों की वजह से वो जेल में थे। ये मुकदमे राजनीतिक नहीं थे। ज्ञानव्यापी मंदिर में कोई हिंदू धर्म से जुड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिला है और मेरे घुटनों में तकलीफ है, वरना मैं भी जाकर देखता। मुसलमानों शासकों ने कोई भी मंदिर ढहाकर मस्जिद नहीं बनाई है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन दिनों तीसरा मोर्चा खड़ा करने की जुगाड़ में लगे हैं। इसको लेकर उन्होंने बैठक भी की और कई नेताओं के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। दरअसल जुलाई के महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस मोर्चे को वो खड़ा करना चाहते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती देना चाहते हैं। केसीआर विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही वो एनडीए के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी इस मोर्चे में शामिल करने की कोशिश में लगे हैं। केसीआर ने कल ही विपक्ष के कई नेताओं के साथ मीटिंग की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी मुलाकात की गई है। साथ ही दिल्ली के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का भी उन्होंने भ्रमण किया और समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के साथ भी मुलाकात की गई। केसीआर राष्ट्रपति के चुनाव में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं, जो कि तीसरे मोर्चे का आगाज हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई मौकों पर भारत की खुलकर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब भारत की तारीफ करने पर इमरान खान को पाकिस्तान के किसी नेता ने घेरा है। भारत की तारीफ करने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मरियम नवाज ने फटकार लगाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि अगर उन्हें भारत इतना ही पसंद है तो उन्हें वहां चले जाना चाहिए। बता दें कि भारत सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 12 सिलेंडरों पर एक साल में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी फैसला लिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की। और आगरा से एक खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अपहरण का खुलासा कर दिया है। बता दें कि एक सराफा व्यवसायी ने अपहरण की साजिश रची थी और अपहरण से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। आरोपी यूट्यूब की मदद से अपहरण का नाटक कर रहा था, तो वहीं सर्व लाइसेंस और एसओजी की टीम की मदद से सराफा व्यवसायी को पकड़ लिया गया है। व्यवसायी पर 30 लाख रुपए का कर्ज था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।
छदामी लाल जी के अपहरण की सूचना थाने पर थाना सैया पर दी गई थी और ये उनके द्वारा एक फोन अपने भाई थान सिंह वर्मा को किया गया था कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, रोने की आवाज आ रही है और मुझे ले जा रहे हैं। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। 7:30 बजे की ये जो मोबाइल फोन की सूचना थी और 8:30 बजे थाने पर इन्होंने सूचना दी थी। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 364 का और 6 टीमें पुलिस की बनाई गई। सभी सीनियर अफसर्स ने मैंने भी, मेरे जो अधिकारीगण बैठे इन्होंने भी और आईजी रेंज सर ने भी निरीक्षण घटनास्थल किया और हमें गाइड किया। 6 टीमें इसमें बनाई गई और आगरा के सैया से एक खबर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर से दोस्तों ने ही दोस्त की जान ले ली। इस मामले में थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जो आपको बता दें कि पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद किया। साथ ही पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि महज 7,000 को लेकर ये हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को अब जेल भेज दिया है। ये था कि ये इनके काम करते थे और इनके मालिक ने जो 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 अपराधी हैं, जो मर्डर करने वाले हैं, इनके मालिक ने एक महिला का कुछ पैसा संडे के दिन वो इनका पेमेंट किया करते थे। इन्हें पैसा एक महिला को देने के लिए दिया था दोनों को और ये उसे लेके चले थे और बाद में इन्होंने, ये जो मृतक है अंकित, ये इन्हें रास्ते में मिला था। तो इन्होंने दारू पी और आपस में जुआ खेलकर वो पैसे हार गए। इन्हें, क्योंकि ये अंकित जो है पेटीएम से पैसे ट्रांसफर किया करता था, इसका पेटीएम इसके पास था, तो इन्होंने उसे भी दारू पिलाई और उससे ये कहा कि तुम 7,000 रुपए पेटीएम से हमारे खाते में कर दो। उसका खाता खाली था, कोई पेटीएम में पैसा नहीं था। जब उसने दिखाया कि मेरे पेटीएम पैसे नहीं है, तो इन्होंने ये सोचा कि अब हम कहाँ से देंगे। इनमें बहस हुई है। बहस होने के बाद इन्होंने उसके साथ मारपीट की और अपनी स्कूटी जो है वो उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इस घटना का खुलासा इस प्रकार से पूरा साफ हुआ है और दोनों अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किए गए, स्कूटी बरामद की गई। पूरा प्रकरण ये था कि ये एक जगह काम करते थे और इनके मालिक ने ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।